रीहेजर वेट पर वो खिलखिला पड़ी। उसने कसमसाकर अपनी जीन्स निकाल दी। मैं इंतजार करता रहा और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। गोपाल, उसने कहा और मुझे कसकर थाम लिया। सालों से दबाई जा रही चाहत फूटकर सामने आ गई थी। मैं उसे सहारता और चूमता रहा और हम एक हो गए। मुझे पता था कि इसके बाद अब मेरी जिंदगी कभी पहले की तरह नहीं रह पाएगी। जो कुछ हुआ उसके बाद उसके लिए मेरा प्यार और बढ़ गया। कहते हैं सेक्स के बाद पुरुष पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं उसके और करीब जाना चाहता था। मैं उसे प्यार करना चाहता था और हमेशा अपने करीब रखना चाहता था। मैंने उसे कसकर बाहों में भर लिया और उसके सर पर चूम लिया। वो दूसरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम कयामत हो आरती, सिर से पैर तक कयामत। वो जरा सा मुस्कुराई। मैं एक कोहनी के बल उठ गया। तुम्हें अच्छा लगा? मैंने पूछा। उसने सर हिलाकर हामी भरी, लेकिन दूसरी तरफ देखती रही। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा। उसने अपनी आंखें मेरी ओर घुमाई, लेकिन मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने फिर सहमति में सर हिला दिया। हम फिर लेट गए। सीलिंग पर एक छोटी सी एलईडी बीप करने लगी। ये क्या है? मैंने कहा। मुझे डर लगा कि कहीं ये कोई कैमरा ना हो। स्मोक अलार्म है, उसने कहा। हम कुछ मिनट तक चुप रहे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता आरती, मैंने कहा। प्लीज ऐसा मत करो, उसने कहा। यह सच है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैंने कहा। प्लीज स्टॉप, उसने कहा और बिस्तर पर उठ बैठी। उसने अपने आप को बेडशीट से ढांक लिया। क्या बात है? मैंने उसकी बांह थामते हुए कहा। उसका फोन बीप हुआ। उसने मैसेज देखा। उसने एक रिप्लाई किया और गहरी सांस छोड़ी। क्या मैं अपने कपड़े पहन सकती हूं? उसने मुझसे दूर जाते हुए कहा। हाँ हाँ, मैंने कहा। श्योर। उसने अपने बदन पर बेडशीट लपेट ली, अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। मैंने फिर लाइट जला ली। मिले जिले इमोशंस मुझे मथ रहे थे। जाहिर है वो मेरी डेयर करती है, नहीं तो उसने जो कुछ किया वो कोई लड़की नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे दूर दूर क्यों बनी हुई थी? क्या वो ये उम्मीद करती है कि मैं उससे कहूं कि अब मैं जिंदगी में उसका साथ दूंगा, या उसे अफसोस हो रहा है? ये घटना हमें और करीब ले आएगी या हमें दूर कर देगी? मैं नेकेड और कंफ्यूज्ड था। मैं अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन मैं कम से कम कपड़े तो पहन ही सकता था। जब वो कमरे में आई तो मैं अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, उसने मन बनाते हुए कहा। बेडसाइड क्लॉक 12 बजे का वक्त बता रही थी। तुम 2 बजे तक नहीं रुकोगी? मैंने पूछा। मैं कह दूंगी कि शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई। वैसे भी वो इतनी नींद में होंगे कि टाइम चेक नहीं करेंगे, उसने कहा। मेरे पास बैठो, मैं कहना चाहता था। मैं उससे बातें करना चाहता था। मैं उसे बता देना चाहता था कि मेरे लिए इस बात के क्या मायने थे। आखिर लड़कियां भी तो यही चाहती हैं, बातें करना। तुम अपने ड्राइवर को कॉल करोगे? उसने कहा। 5 मिनट रुको, मैंने मिन्नत की। प्लीज। वो सोफे की ओर चली गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। तुम इतने तनाव में क्यों हो? मैंने कहा। मैं तुम्हारा गोपाल हूं, तुम मेरी केयर नहीं करती? तुम्हें अब भी सबूत चाहिए आरती? उसने कहा। मैं उसके करीब आ गया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो ठंडा सा लग रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में शर्मिंदगी अनुभव करो। ये बहुत स्पेशल है, हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में हूं, उसने कहा। एक ऐसे शख्स के साथ जो कभी तुम्हारे साथ नहीं होता, मैंने कहा। उसने हैरत से मेरी ओर देखा। मैंने कभी तुम्हारे और राघव के मामले में कोई कमिट नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं हूं। आरती, तुम एक बेहतर जीवन साथी के हकदार हो। तुम जिंदगी की सभी खुशियों की हकदार हो। मैं एक सिंपल लड़की हूं गोपाल, आरती ने अपना होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन एक सिंपल लड़की को भी प्यार, सुरक्षा, केयर और सपोर्ट की जरूरत होती है ना? वो चुप रही। सिंपल लड़की की जल्द ही शादी हो जाएगी। उसे ये पता होना चाहिए कि उसका पति उसके साथ अपना परिवार चला पाएगा या नहीं। मैंने सालों से चुप्पी साधे हुए था, लेकिन अब जब आरती मेरे साथ थी तो मुझ में हिम्मत आ गई थी। मैं थक चुकी हूं, मैं घर जाना चाहती हूं, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया। मैंने उसके साथ नीचे तक चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। जाने से पहले वो मेरे करीब आई। मुझे एक किस की उम्मीद थी, लेकिन उसने मुझे बस धीरे से हक किया। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में उसकी खुशबू घंटों तक और मेरे दिल में अनेक दिनों तक बसी रही। रमाणा में जो बताई गई रात के बाद हमने 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसे कॉल कर दिया। वो मुझसे बात नहीं कर सकी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके आसपास थे। हालांकि वो अगले दिन काम से पहले सीसीडी में मुझसे मिलने को राजी हो गई।
आई एम सॉरी, मैं ठीक नहीं हूं, उसने अपनी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हॉट ब्लैक कॉफी की चुस्कियां लेते हुए कहा। उसने घेरदार पर्पल स्कर्ट और व्हाइट टी शर्ट पहन रखा था। उसके गीले बालों से पता चल रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। मेरे पास बस 20 मिनट का समय है, फिर मुझे काम पर जाना है, उसने कहा। उस रात तुम्हें क्या हुआ था? मैंने पूछा। वेल, तुम जानते हो क्या हुआ था, उसने कहा। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था आरती, मैंने कहा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गोपाल, उसने कहा और अपना हाथ खींच लिया। क्या हुआ? मैंने कहा। मैं चाहता था कि वो शर्माते हुए मेरी ओर देखे, हमारे इस एक्सपीरियंस के बारे में स्माइल करे और मेरे हाथ को कसकर थामे रखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग हमें जानते हैं, उसने कहा। हमारे बीच हमारे कॉफी के कप से उठती भाप थी। बाहर दिसंबर की सर्द सुबह थी, लेकिन कैफे के भीतर गर्माहट महसूस हो रही थी। तुम मुझे प्यार करती हो? मैंने पूछा। मैं कंफर्मेशन के लिए बेचैन हो रहा था। निश्चित ही वह मुझे प्यार करती होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे प्यार ना करती हो? आरती ने झुंझलाहट में सांस छोड़ी। क्या बात है, कम से कम अब तो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, मैंने कहा। तुम जानना चाहते हो मैं क्या महसूस कर रही हूं? उसने कहा। हां, मैं किसी भी चीज से ज्यादा यही जानना चाहता हूं, मैंने कहा। गिल्ट, उसने कहा। क्यों? मैंने लगभग विरोध दर्ज करते हुए कहा। क्या जो हुआ वो अद्भुत नहीं था? क्या यह प्यार नहीं है? गोपाल, तुम्हें प्यार शब्द का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, ओके? उसने कहा। लड़कियों को समझ पाना नामुमकिन है। कुछ समय बीता, मैं चुप रहा। राघव ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उसने 1 मिनट बाद खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। अच्छा, तो ये राघव के कारण है, मैं कहने लगा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। तुम कोई बात सुन सकते हो, केवल सुनना, ओके? उसने कहा। उसकी नजरें मुझे बेध रही थी। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। आखिर पुरुषों का अवतरण इस धरती पर इसीलिए तो हुआ है कि वे लड़कियों की खरी खोटी सुने। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वो केवल एक अच्छा काम करते हुए अपने लिए थोड़ा पैसा कमाना चाहता है। यह आसान काम नहीं है, उसने कहा। मैंने फिर सिर हिला दिया। मैं बुरी तरह से यह उम्मीद कर रहा था कि मेरे इस तरह सिर हिलाने को नकली नहीं समझा जाएगा। मुझे उससे बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत बुरी लड़की हूं, उसने कहा। मैंने फिर सिर हिला दिया। तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूं? उसने पूछा। मैं चुप रहा। कुछ तो कहो, वो चिल्लाई। तुमने कहा था कि मैं केवल सुनूं, मैंने कहा। तो वही करो, उसने कहा। क्या? मैंने कहा। कुछ तो कहो, उसने कहा। लड़के लड़की की आपसी बातचीतों में कुछ तो बात होती है। मुझे नहीं लगता वे एक दूसरे की बातों को पूरी तरह समझ पाते हैं। आरती, तुम समझदार लड़की हो। तुम तब तक कोई काम नहीं करोगी जब तक तुम ऐसा करना ना चाहो। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने कभी हाँ ना कही। लेकिन उस रात तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर हो गया था। मैंने एक गलती की, उसने कहा। मुझे स्वीकार करना होगा कि उसका ऐसा कहना मुझे बहुत बुरा लगा। जो दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था, उसे वो अपनी गलती बता रही थी। मैंने अपने गुस्से को काबू में किया। क्या वाकई वो गलती थी? तुम आज मुझसे क्यों मिलने आई हो? मैंने कहा। इट्स जस्ट कॉफी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं थी। आरती, झूठ मत बोलो, कम से कम मुझसे तो नहीं। यदि तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं तो इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। मैंने एक टिश्यू उठाया और उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। उसने आसपास देखा और अपने आप को संभाला। गोपाल, हर रिलेशनशिप में एक व्यक्ति कमजोर होता है और दूसरा व्यक्ति मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति वो है जिसे दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। सच बात है, मैंने कहा। किसी रिलेशनशिप में कमजोर होना अच्छा नहीं होता, हमेशा तो कतई नहीं, उसने कहा। मैं इस फीलिंग को समझता हूं, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। आई एम सॉरी, मुझे तो केवल सुनना था, मैंने कहा। मेरे पेरेंट्स शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मैं लंबे समय तक उनको नहीं समझा सकती। राघव इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? मैंने पूछा। फिलहाल तो नहीं। वो हर बार इस विषय को टाल देता है। कभी वो कहता है कि अभी वो सेटल नहीं है, कभी वो कहता है कि उसका काम बहुत खतरनाक है, कभी वो बहुत बिजी रहता है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने सिर हिला दिया। कभी कभी लड़कियों के सामने आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि सही समय पर सिर हिलाते रहें। मैं भी अपने सिर को जरा सा हिलाकर यही कर रहा था। वह मुझे प्यार करता है, मुझे पता है। वो अक्सर मुझे बहुत स्वीट मैसेज भेजता रहता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं समझ गया कि वो उन बातों को बोल रही थी जो उसके मन में चल रही थी। मैं सुनने का दिखावा करता रहा, लेकिन मेरा ध्यान उसके पर्पल ईयररिंग्स पर लगा हुआ था जो उसके बोलने पर धीमे धीमे हिल रहे थे।
उसकी बात 5 मिनट में पूरी हो गई। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। तुमने ये मेरे साथ ही क्यों किया? मैंने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। तुम उस रात मेरे साथ क्यों सोई? श्योर तुम्हें राघव से कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसने मेरी ओर देखा। अपनी मन की भड़ास निकालने के बाद अब वह जरा सी शांत हो गई थी। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, उसने कहा। पसंद करती हो? मैंने कहा। ऑफ कोर्स, और मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूं। मैं कसम खाकर कहती हूं, यदि तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा। क्या नहीं कर सकते? मैं किसी और लड़की के साथ नहीं जी सकता, या तो तुम या कोई नहीं, मैंने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें पता है इससे मुझे कितनी गिल्टी होती है? उसने कहा। तो तुम्हें मेरे साथ सोने में गिल्टी होती है और मेरे साथ ना सोने में? वो व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दी। लड़की होना आसान नहीं है, हमें हर बात के लिए गिल्टी होती है। कंफ्यूज मत हो, मेरे पास आ जाओ, मैंने कहा। और राघव का क्या होगा? उसने कहा। उसे इस मौके पर मेरी जरूरत है। वो जो चाहता है वो करता है, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती? वो काम करता है, वो मुझे भी काम करने से नहीं रोकता, लेकिन ये बेवफाई है, ये अलग बात है। तुम मुझे इंस्पायर करती हो आरती। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं क्या कुछ नहीं कर गुजरूंगा। मैं अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम एविएशन एकेडमी भी खोल सकते हैं, MBA या मेडिसिन भी। ये सब करने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, मैंने कहा। लोगों के ब्रेकअप होते रहते हैं आरती, तुम लोगों ने अभी शादी नहीं की है, हम एक दूसरे के साथ कितने खुश रहेंगे। और राघव? उसने पूछा। वो भी ठीक हो जाएगा, वो अपने लिए कोई ना कोई ढूंढ लेगा, कोई जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट या कोई भी, मैंने कहा। वो हंस पड़ी। क्या हुआ? मैंने कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूं गोपाल, लेकिन तुम इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हो? सॉरी, मैंने रोखेपन से कहा। मैं हर बार तो सही नहीं हो सकता ना। शट अप, ये सही होने या ना होने की बात नहीं है। तुम मेरी बनोगी? मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्लीज मुझ पर दबाव मत बनाओ। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रहा हूं, मैंने कहा। उसने समय देखा, जाने का वक्त हो गया था। मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, जो धीरे धीरे एक ब्लैक मर्सिडीज चलाते हुए ले आया। वाह, उसने कहा, ये तुम्हारी है? नहीं, ये ट्रस्ट की है, ये शुभा जी के लिए है, हमने तो केवल डिलीवरी ली है। हम कार में बैठ गए। ब्लैक लेदर गर्माहट भरा महसूस हो रहा था। इसमें सीट हीटर्स भी हैं, मैंने उसे कंट्रोल्स दिखाते हुए कहा। एक दिन मिस्टर गोपाल तुम्हारे पास भी ऐसी होगी, होटल पहुंचने पर उसने कहा। कार या लड़की? मैंने आंख मारते हुए कहा। दोनों होपफुली, उसने कहा और आंख मारकर जवाब दिया। हम कब मिल सकते हैं? अकेले में? गोपाल, हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। हर लड़के के रटे रटाए शब्द, उसने कहा और होटल में चली गई। होटल के गेट से बाहर निकलते हुए गार्ड ने ब्लैक मर्सिडीज को सैल्यूट ठोका। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उसने अपने कमरे के पर्दे चढ़ा दिए। हॉस्पिटल। डैड के घुटनों में फिर से तकलीफ उठी है। आरती और मैंने मिलना जारी रखा था, हालांकि हम पब्लिक प्लेस पर कम ही मिलते थे। अधिकतर ऐसा होता था कि उसके पेरेंट्स के बाहर होने पर वो मुझे अपने घर बुला लेती थी। घर में आधा दर्जन नौकरों के होने के बावजूद उसके कमरे में प्राइवेसी थी। रमाडा में बिताई गई उस रात के बाद 2 महीने बीत चुके थे। राघव से बेवफाई करने की उसकी गिल्ट अब कम हो गई थी, या शायद वो उसे मुझसे अच्छी तरह छुपा पा रही थी। अब मैंने उससे ये पूछना बंद कर दिया था कि क्या वो मुझे प्यार करती है, क्योंकि इससे हमारे बीच दूरियां बढ़ती ही थीं। लड़कियां बहुत विरोधाभासी होती हैं। वे कहेंगी कि उन्हें बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ मसलों पर वे चुप्पी साध लेंगी। यदि वे आपको पसंद करती हैं तो वे चाहेंगी कि आप इस बात को खुद ही समझ लें, उन्हें ये कहना ना पड़े। अंगूर खाओगे? उसने मुझे फलों की एक ट्रे देते हुए कहा। मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मैंने उसकी आराम कुर्सी पर पसरते हुए कहा। शट अप, उसने कहा और मेरी ओर ट्रे बढ़ा दी। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। हम एक अलिखित नियम का पालन कर रहे थे कि बिस्तर से दूरी बनाए रखो। एक बार मैंने कहा, क्या जिद है? उसने कहा और उठ खड़ी हुई। उसने अंगूरों का एक गुच्छा उठाया और मेरे मुंह की ओर बढ़ाया। मैंने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने पूरा गुच्छा मेरे मुंह में भर दिया।
राजाओं को तो इस तरह अंगूर नहीं खिलाए जाते थे, मैंने कहा। मुझे बात करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे मुंह से अंगूरों का रस बह रहा था। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, पहले लड़की का पीछा करते हैं और जब वे लड़की को पा लेते हैं तो वे उस पर हुकूमत करना चाहते हैं, उसने कहा। तुम मेरी रानी हो माय डियर। घटिया, बकवास, बेतुकी बात, उसने कहा। मैंने उसे अंगूरों के रस में भीगा हुआ एक किस दे दिया। मेड्स आसपास हैं, वे नॉक करके आती हैं, तुम्हें पता है। मैं उसे एक बार फिर किस करना चाहता था लेकिन उसने मुझे धकेल दिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत खराब सलूक करती हूं ना, उसने कहा। इट्स ओके, मैंने कहा। बहुत ज़्यादा नज़दीकियों से मेरा दिमाग उलझन में आ जाता है। तुम ये तो नहीं चाहोगे कि मैं फिर से कई हफ्तों के लिए ख़राब महसूस करती रहूं? इट्स ओके, मैं वैसे भी ऐसा नहीं चाहूँगा। रियली? उसने हैरत से कहा। लड़के हमेशा लड़कियों के नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसे कभी अपने कैंपस में नहीं बुलाया था जहाँ हम पूरी तरह से अकेले हो सकते थे। ना ही मैंने रमाडा जैसी एक और रात बिताने की कोशिश की। रियली? मैंने गंभीरता से कहा। तुम नहीं चाहते? उसने कहा। उसने एक केसरिया सलवार और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। मैं उसे दुनिया की किसी भी औरत या वास्तव में दुनिया की सभी औरतों से ज्यादा चाहता था, लेकिन मेरी एक शर्त थी, तब तक नहीं जब तक राघव तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं हो जाता। मैंने कहा। क्या? उसने कहा। रमाडा की उस रात मुझे तुम्हारा शरीर मिल गया था लेकिन मन नहीं मिला था। मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर हो। हम रातों रात किसी इंसान को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम कोशिश कर रही हो? मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं इसे चाहे जितना झुटलाने की कोशिश करूं, लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं लगभग रोज तुमसे मिलती हूं। वो मेरी कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई। तो क्या वाकई तुम मुझसे अपने रिश्ते खत्म करने वाली हो? मैंने कहा। मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसका फोन है, उसने कहा। मैं चुप हो गया। हे, उसने उससे कहा। वो मेरे इतने पास बैठ गई कि मैं दूसरी तरफ से बोल रहे राघव की बातें भी सुन सकूं। हमारी कॉपीज की तादाद 5000 तक पहुंच गई है, वो कह रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आरती ने कहा। अब हमें जल्दी ही विज्ञापन के लिए अच्छे ब्रांड्स मिलने लगेंगे। तुम क्या कर रही हो? मैं आज घर जल्दी आई थी। पेरेंट्स मॉम डैड को अस्पताल ले गई हैं। उनके घुटनों में बहुत तकलीफ है। उन्हें दोनों घुटनों को रिप्लेस करवाना होगा। ये तो बहुत बुरा होगा, उसने कहा। मैं आरती के बालों से खेलता रहा। उसने मुंह बनाकर मुझे ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन मैं नहीं रुका। तो शाम को कुछ कर रहे हो? उसने कहा। सोमवार के खास अंक को फाइनलाइज कर रहा हूं, बहुत कमाल का होगा, उसने कहा। ओके, आरती ने सांस छोड़ते हुए कहा। मैंने उसके चेहरे पर गिर रहे बालों को पीछे कर दिया। उसने बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे रात को कॉफी के लिए मिल सकता हूं, राघव ने कहा। रात को तो मुझे डैड के साथ रहना होगा। जब भी मुझे घर आने में देर हो जाती है, मॉम मेरी शादी कर देने की प्लानिंग करने लगती हैं। शादी के लिए अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, राघव ने कहा। लेकिन मेरी फैमिली को कौन समझाए? मेरी ही उम्र के कई कजिन्स की शादी हो चुकी है, उसने कहा। मैं इस बारे में फिर से लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं थक चुका हूं। लेकिन मैं नहीं थकी हूं। आई लव यू, बाय, राघव ने स्मार्टनेस के साथ कहा। क्या वाकई? आरती ने कहा। आरती कम ऑन, मुझे अभी फोन रखना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी कहो ना। लव यू, बाय, उसने कहा। मैंने उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। क्या हुआ? उसने कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो, मैंने कहा। यह तो बस एक सैंपल बातचीत थी। तुमने कहा कि तुम उसे प्यार करती हो, लेकिन जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं नॉर्मल रहना चाहती हूं। हम अपने कॉल्स इसी तरह खत्म करते हैं। वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई और बाहर ताकने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं है कि तुम्हें इस शब्द का इस्तेमाल किसी और के लिए करते सुनो। किसी से बेवफाई करना भी आसान नहीं होता, उसने कहा, और उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कभी न कभी उसे यह पता चल ही जाएगा, आरती ने कहा। उसका चेहरा मेरे सीने में धंसा हुआ था। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती हूं। क्या तुम मेरी बनोगी? मैंने कहा। उसने बहुत धीमे से सिर हिला दिया, लेकिन अपना सिर उठाया नहीं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा आरती, मैंने कहा। उसने मुझे कस के थाम लिया। कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखा। क्या मैं उसे सब कुछ बता देना चाहिए? मैंने सिर हिला दिया।
मैं उसे बताऊंगा, मैंने कहा। मैं चाहता था कि मैं उसके चेहरे पर तमाचे की तरह उसे ये बात बताऊं। मेरे सामान को पुराने घर से नए चक बंगले में ले जाने के लिए केवल एक मिनी वैन की जरूरत पड़ी। सामान के नाम पर केवल मेरे कपड़े, बाबा की पुरानी किताबें और फैमिली पिक्चर्स थी। बाकी चीजें कॉलेज के टीचर्स ने खरीद ली थी। मुझे 3 बेडरूम ड्यूप्लेक्स बंगले की जरूरत नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर एक छोटे से होटल रूम में तो रहने से रहा। मैं अपने नए घर के लॉन में खड़े होकर शिफ्टिंग का सारा काम देख रहा था। सुबह का समय था। नए सामान यानी फर्नीचर, कारपेट्स, अप्लायंसेस, बर्तन और फाइनेंशियल शीट से लदा एक ट्रक कंपाउंड में आया। एक मजदूर ने बाबा के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स थाम रखे थे। इन्हें कहाँ रखना है? उसने पूछा। एक फ्रेम की गई तस्वीर में बाबा पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पी रहे थे और खेत की ओर देख रहे थे। कुल जमा 5 साल का मैं नंग धड़ंग उनके पास बैठा था। मेरे पिता के एक किसान दोस्त ने वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खींची थी। जिस कैमरे से वो तस्वीर खींची गई थी उसे उसके बेटे ने विदेश से भेजा था। मैंने वो तस्वीर उठाई और बाबा का चेहरा देखा। जिन बाबा को मैं जानता था उनकी तुलना में तस्वीर वाला ये शख्स बहुत युवा और सेहतमंद नजर आ रहा था। मैंने उस पेड़ को देखा और अपने कॉलेज कैंपस में उसकी मौजूदा लोकेशन खोजने की कोशिश करने लगा। मुझे वो कहीं नहीं मिला। बाबा की मौत के बाद पिछले 4 साल से मैंने आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन पता नहीं उस दिन मैं इतना भावुक क्यों हो रहा था। मुझे इतने बड़े घर में रहने आते देख बाबा बहुत खुश होते। शायद उनकी मौत यही सोचते हुए हुई थी कि उनका लूजर बेटा जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। काश वे ये दिन देखने को जीवित रहते। गोपाल आंसू नहीं बहाता, गोपाल दुनिया से संघर्ष करता है, मेरे भीतर की एक आवाज ने मुझसे कहा। इस तस्वीर को फ्रेंड रूम में रख दो, मैंने कहा। सुबह के 10 बजे तक सारा काम पूरा हो चुका था। मेरे नए घर के पहले मेहमान वही शख्स थे जिनके कारण यह सब मुमकिन हो सका था, यानी शुक्ला जी। मैंने उन्हें लंच पर बुलाया था। मैं होटल के शेफ से जल्दी करने को कह रहा था। मेरे घर का गैस स्टोव काम नहीं कर रहा था और शेफ डिशेस बनाने के लिए होटल के किचन तक जाना चाहता था। स्टोव को यहां ले आओ, मैं चिल्लाया। एमएलए सर आ रहे हैं, मैं होटल की रसोई पर भरोसा नहीं कर सकता। जाहिर है मैं चाहता था कि आरती भी मेरे पहले मेहमानों में शामिल हो, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि आरती मेरे घर में आएगी तो मेरी गर्लफ्रेंड की तरह, किसी और की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं। उसने मुझे एसएमएस किया। काम कैसा चल रहा है? मुझे तुम्हारा घर देखने को कब मिलेगा? मैंने जवाब दिया, तुम जब चाहे आ सकती हो, लेकिन एक बार आने के बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे पहले राघव से मिल लेने दो। आर यू श्योर? मैं तुम्हारी और राघव की मुलाकात के बारे में बहुत नर्वस हूं। मैं उसे रिप्लाई ही कर रहा था कि मेरा फोन घनघनाया। मैंने शुक्ला जी का कॉल उठाया। सर, हम पूड़ियां बनवा रहे हैं, घर से कुछ भी खाकर मत आइएगा, ओके? मैंने कहा। घर पहुंचो गोपाल, उन्होंने कहा। मैं घर पर ही हूं, अपने नए घर पर। मेरा मतलब है ये आपका भी तो घर है। मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है, शुक्ला जी ने कहा। क्या? मेरे घर आ जाओ, तुम्हारा वो कमीना दोस्त, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फौरन मेरे घर पहुंचो। लेकिन हुआ क्या? हमने आपके लिए लंच, मैं कह रहा था, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। शेफ हांफता हुआ मेरे घर पर पहुंचा। उसके कंधों पर भारी स्टोव था। केवल 1 घंटे में लंच तैयार हो जाएगा, उसने मुझे आश्वासन देते हुए कहा। लंच कैंसिल हो चुका है, मैंने कहा और घर से बाहर चला आया। मेरा फोन बीप हुआ। आरती का एक और मैसेज था। तुम्हें मुझे अपने घर को डेकोरेट करने का एक मौका देना चाहिए। आखिरकार मैं होटल इंडस्ट्री से वास्ता रखती हूं। मैंने उसे जवाब में एक स्माइली भेज दी और फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। सीधे एमएलए शुक्ला के घर चलो, मैंने ड्राइवर से कहा। शुक्ला जी के बरामदे में उनके आदमी घेरा बनाकर खड़े थे। वे इतने मायूस नजर आ रहे थे कि लग रहा था अभी अभी किसी की मौत हुई हो। कॉफी टेबल पर गुलाबी रंग के कागज बिखरे पड़े थे। शुक्ला सर गए? मैंने पूछा। उनके एक पार्टी कार्यकर्ता ने उनके ऑफिस की ओर इशारा किया। यहां रुको, वे एक जरूरी कॉल पर हैं, उसने कहा। क्या हुआ? मैंने कहा। कार्यकर्ता ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो गुलाबी कागजों की ओर देखता रहा। मैंने कागज उठाया। रेवोल्यूशन 2020 मास्टर हेड पर हमेशा की तरह बड़े बड़े अक्षरों में ऊट पटांग ढंग से लिखा था। उसके लोगों में भारत का एक छोटा सा नक्शा था जिसमें रेवोल्यूशन के तथाकथित कमांड सेंटर्स दिखाए जा रहे थे। एमएलए पवित्र नदी को गंदा करके पैसा कमा रहे हैं, हेडलाइन में लिखा था। शुक्ला जी की एक घटिया क्वालिटी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पेज के 1/4 हिस्से को घेरे हुए थी।
दिमनापुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिए गए 25 करोड़ रुपयों में से एमएलए ने 20 करोड़ हजम किए। ये खबर का उपशीर्षक था। ये तो बहुत पुराने घिसे पिटे आरोप है ना, मैंने कहा। राघव इसी तरह की हरकतें करना पसंद करता था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई भी उसके इस चिथड़े नुमा अखबार में छपी चीजों की परवाह नहीं करता होगा। कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पार्टी के आधे कार्यकर्ता तो यूं भी अखबार नहीं पढ़ सकते थे, बाकी इतने डरे हुए लग रहे थे कि उनकी बोलती बंद थी। मैं खबर पढ़ने लगा। सोमवार की सुबह नवविभाग में बच्चों का एक समूह कमर तक सीवेज वाटर में डूबकर अपने स्कूल पढ़ने जाता है। अपने आसपास इतने गंदे पानी को देखकर किसी का भी जी घबरा जाए। हवा में बदबू फैली रहती है। आस पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वे ये जानते हैं कि सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान लागू करने से पहले ऐसे हालात नहीं थे। हाँ, जो प्लान पवित्र नदी को साफ करने के लिए था, वही अब हमारे शहर में और गंदगी फैला रहा है। कैसे? क्योंकि नदी की सफाई के लिए किसी भी परियोजना को लागू ही नहीं किया गया। नवविभाग की बात अगर रहने भी दें तो भी नदी में गंदगी बेहद बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर पानी में फीकल कॉलिफॉर्म नामक एक बैक्टीरिया की तादाद 2000 प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन घाटों पर यह तादाद 15 लाख प्रति लीटर के आसपास है। हमारी नदी ही गंदी नहीं हुई है, इस कारण हम स्वास्थ्य की कई गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मैंने शुक्ला जी को उनके ऑफिस से बाहर निकलते देखा। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने देखा कि वे अब भी फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ फाइलें उठाईं और ऑफिस में लौट गए। मैं फिर से पढ़ने लगा। रेवोल्यूशन 2020 को जीएपी घोटाले के बारे में कई सच पता लगे, लेकिन सबसे हैरतअंगेज खबर विधायक रमन लाल के दिमनापुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में है। 25 करोड़ रुपए लगाकर बनाए जाने के बावजूद ये प्लांट सालों तक बेकार पड़ा रहा। आखिरकार जब इसमें काम शुरू हुआ तो पाया गया कि ये तो पानी को साफ ही नहीं कर सकता है। प्लांट के भीतर क्या क्या हुआ, इस बारे में हमारे पास कुछ चौंकाने वाले तथ्य सबूतों के साथ हैं। ये विपक्ष का किया धरा है, एक पार्टी कार्यकर्ता ने दूसरे से कहा। मैं बैठकर वो लेख फिर से पढ़ने लगा। जब अनट्रीटेड पानी प्लांट में पहुंचा तो उसके 80% हिस्से को वरुणा नदी में बहा दिया गया और इस तरह से उसे बिना साफ किए सीधे डंप कर दिया गया। बाकी 20% पानी दिमनापुर प्लांट के अपने एग्जिट से निकाला गया और वो भी अनट्रीटेड ही था। जब इंस्पेक्टर्स ने प्लांट से पहले और बाद में इनपुट आउटपुट मेजरमेंट्स लिए तो उनमें पोषक तत्वों में 80% की कमी दिखा दी गई। इधर वरुणा नदी में डंप किया गया गंदा पानी कुछ किलोमीटर चलकर गंगा नदी में आ मिला। नतीजा ये रहा कि ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ और नदी हमेशा की तरह प्रदूषित ही रही। प्रदूषण में 80% की कमी दिखाकर शुक्ला जी ने प्लांट का क्रेडिट ले लिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी एलिडेकॉन विधायक के चाचा रोशन शुक्ला की है, जिन्होंने उन पत्थरों के नकली बिल बनाए जो कभी खरीदे ही नहीं गए थे। नीचे स्कैन कॉपी। हम इस पेपर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे इतने ध्यान से पढ़ते देख एक पार्टी कार्यकर्ता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। पेज के निचले हिस्से में अनेक तस्वीरें थीं। इनमें 15 करोड़ के पत्थरों की खरीद के फर्जी बिल भी शामिल थे। साथ ही मौके की वास्तविक तस्वीरें लगाई गई थीं, जहां इस तरह के कोई पत्थर नहीं थे। पत्थर निर्माता के एक पत्र की स्कैन कॉपी बता रही थी कि उन्होंने कभी कोई पत्थर सप्लाई नहीं किए थे। एलिडेकॉन की मिल्कियत का ढांचा शुक्ला जी के परिवार से रिश्ते बयान कर रहा था। सबसे अंत में पेपर में वरुणा नदी की एक तस्वीर दी गई थी, जिसमें एक डॉट लगाकर उस ऐन बंदू को दिखाया गया था जहां गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। सीएम लखनऊ से आ रहे हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा तो पूरे कमरे में चिंता भरी खुशफुसलाहटें फैल गईं। यकीनन राघव ने इस खबर पर बहुत मेहनत की थी। इससे पहले उसे एक ऐसी खबर छापने का खामियाजा भुगतना पड़ा था जिसके लिए उसके पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फर्जी बिल, ठेकेदार विधायक की साठगांठ और पवित्र गंगा नदी में गंदा पानी छोड़ने की हिमाकत, ये तमाम सबूत शुक्ला जी के लिए अच्छी खबर साबित नहीं होने जा रहे थे। वाराणसी के लोगों का भड़क उठना तय था। किसी राजनेता द्वारा लूट खसोट करना बुरा है, लेकिन पवित्र नदी के हिस्से का पैसा चुरा लेना तो सबसे संगीन गुनाह था। ये तो ढंग से एक अखबार भी नहीं है, शुक्ला जी का पीए किसी से बतिया रहा था। इसकी 1000-2000 कॉपी छपती है, इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। रेवोल्यूशन 2020 का कम सर्कुलेशन ही विधायक के लिए उम्मीद की इकलौती किरण थी। पार्टी कार्यकर्ता न्यूज स्टैंड से जितनी कॉपियां हटा सकते थे उन्होंने हटा दी, लेकिन रेवोल्यूशन 2020 मुफाद बटता था।
जैसे अखबारों के भीतर ब्रोशर डालकर भेज दिए जाते हैं, उसकी सभी कॉपियों को नष्ट करना नामुमकिन था। आरती का कॉल आया। मैं लॉन में चला आया। तुमने आज का आर्ट 2020 देखा? मुझे नहीं पता था कि पेपर का एक छोटा नाम भी रख दिया गया है। मेरे हाथ में ही है, मैंने कहा। उसने कुछ कहने से पहले गहरी सांस ली। ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? उसने कहा। मैंने कटाक्ष किया। राघव कभी बहुत ज्यादा से कम कुछ करता है क्या? लेकिन ये तो हैरान कर देने वाली खबर है ना। ये लोग गंदे पानी को कहीं और डंप कर देते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने उसे साफ कर दिया है। वो बड़े लोगों से मनी मोल आया है, उसे सावधान रहना चाहिए, मैंने कहा। लेकिन वो तो सच ही बोल रहा है ना, आखिर किसी ना किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। मैंने केवल इतना ही कहा है कि उसे सावधान रहना चाहिए, मैंने कहा। मैं नहीं चाहती कि वो किसी खतरे में पड़ जाए, उसने कहा। उसकी आवाज डरी हुई सी थी। वो खतरे से दूर रहना भी तो नहीं चाहता, मैंने कहा। तो क्या वो वाकई खतरे में है? उसने एक एक शब्द पर रुकते हुए कहा। भला मुझे कैसे पता? मैंने कहा। मुझे घर के बाहर ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। कमान गोपाल, तुम और विधायक शुक्ला? उसने कहा और रुक गई। मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूं, ओके? मैंने चिल्लाते हुए कहा। बाहर हॉर्न का शोर होता रहा। मैं दरवाजे के करीब चला आया। मैंने ये तो नहीं कहा, उसने धीमे से कहा। मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि राघव पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो। मैं भले ही उसके लिए वफादार नहीं रही हूं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूं कि उसे कोई तकलीफ ना हो। एक सेकंड रुको आरती, मैंने कहा। मैं गेट पर चला आया। बाहर का नजारा देखकर मेरी आंखें पहल गईं। घर के बाहर अलग अलग टीवी चैनलों की 6 वैन पार्क हुई थीं। गार्ड से रिपोर्टर्स को अंदर नहीं आने देने के लिए जूझ रहे थे, जबकि वे विधायक के घर को बैकग्राउंड में लेकर लाइव टेलीकास्ट करने लगे थे। क्या बात है? मैंने एक गार्ड से पूछा। वे अंदर जाना चाहते हैं, गार्ड ने कहा। उन्हें पता चल गया है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? फोन पर आरती ने घबराहट में पूछा। हाँ, अभी तक तो। मुझे प्रॉमिस करो कि राघव को कुछ नहीं होगा। ये मेरे हाथ में नहीं है आरती, मैंने झिल्लाते हुए कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब क्या होगा। उसका अखबार छोटा सा है, शायद उसकी खबर पर कोई ध्यान ही ना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसने कहा। क्या? सभी बड़े अखबार और चैनल अभी रेवोल्यूशन 2020 की ऑफिस में हैं। बेड़ा गर्क, मैंने कहा। सफेद एम्बेसडर कारों का एक कारवां घर की ओर बढ़ रहा था। फोटोग्राफर्स बेकाबू हो गए और हर चीज की तस्वीरें उतारने लगे, मेरी भी। राघव को तो कुछ नहीं होगा ना? प्रॉमिस मी। आरफी, अभी मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं चहलकदमी करते हुए घर में चला आया। सीएम के घर में आते ही सभी अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। विधायक के बंगले के एक एक इंच में सत्ता का आभा मंडल महसूस किया जा सकता था। शुक्ला जी दौड़ते हुए आए और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को नमस्कार किया। यहां मीडिया को किसने बुलाया? सीएम ने सधी हुई आवाज में पूछा। क्या? शुक्ला ने कहा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की तरह उन्हें भी कुछ पता नहीं था। अंदर चलते हैं, सीएम ने कहा। दोनों नेता विधायक शुक्ला के ऑफिस में चले गए। हॉल में सीएम के चमचे और विधायक के चमचे आपस में बतियाने लगे। चमचों के बीच भी ऊंच नीच का भेद था। जहां सीएम के चमचे सर उठाकर खड़े थे, वहीं विधायक के चमचे फर्श को ताक रहे थे। मैं इनमें कहीं भी फिट नहीं बैठता था। मैं कमरे में एक कोने में लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठ गया। गोपाल, शुक्ला जी की तेज आवाज से मैं चौंक गया। मैंने ऊपर देखा, उन्होंने मुझे भीतर बुलाया। मेरे भीतर जाते ही विधायक ने दरवाजा बंद कर लिया। गोपाल सर, मेरा कॉलेज यहीं चलाता है, मेरा भरोसेमंद आदमी है, ब्राइट एंड। तुम उस आदमी को जानते हो जिसने ये सब किया है? सीएम ने मुझसे पूछा। उन्हें मेरे गुणों और मेरी काबिलियत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राघव कश्यप सर, कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, अब नहीं है। तुम उसका मुंह बंद नहीं करा सके? सीएम ने कहा। हमने उसे दैनिक से निकलवा दिया था तो उसने अपना खुद का पेपर शुरू कर लिया, मैंने कहा। लेकिन उसका पेपर कोई नहीं पढ़ता है। मीडिया को भनक लग गई है। उसका पेपर भले ही 2 कौड़ी खाओ, लेकिन यदि वो सभी जगह जाकर बातें करता है या मीडिया को सबूत दे देता है तो बहुत बुरा होगा। उसने पहले ये सब करना शुरू कर दिया है, मैंने कहा। उन दोनों ने मेरी ओर इस तरह देखा मानो इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हूं। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, मैं तो उसके संपर्क में नहीं हूं, मैंने सफाई देते हुए कहा। क्या हम उसे हैंडल नहीं कर सकते? सीएम ने पूछा। तुम लोग को हैंडल किए बिना कॉलेज कैसे खोल सकते हो? मैं समझ गया कि हैंडल करने से उनका क्या मतलब था। उसे खरीदा नहीं जा सकता सर, मैंने कहा। एक पल को मुझे राघव पर गर्व हुआ। मुझे लगा ये एक अच्छी बात थी, एक ऐसा व्यक्ति होना जिसे खरीदा ना जा सके। खरीदा नहीं जा सकता से तुम्हारा क्या मतलब है? हर आदमी की एक कीमत होती है, सीएम ने कहा। उसकी ऐसी कोई कीमत नहीं है सर, मैं उसे सालों से जानता हूं, वो पागल है। वेल,
तब तो इसका यह मतलब है कि वो जीना नहीं चाहता। क्यों? शुक्ला जी ने कहा। मैंने देखा कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं। मैंने सीएम की ओर देखा। उन्होंने सिर हिला दिया। शुक्ला जी का दिमाग अभी ठिकाने नहीं है, उन्होंने कहा। नहीं सीएम सर, मैं ऐसा। शुक्ला जी ने अपनी बात शुरू की। चुप हो जाइए शुक्ला जी, सीएम ने कहा। उनकी आवाज तेज थी। आपको कुछ पता भी है क्या हो गया है? विधायक ने गर्दन झुका ली। आपने प्लांट तक नहीं बनाया। 10% इधर उधर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या सोचकर वर्धा नदी में गंदा पानी डंप कर दिया? ये गंगा मैया का सवाल है। लोग हमें जान से मार डालेंगे, सीएम ने कहा। मैं कमरे से बाहर जाना चाहा, लेकिन सीएम ने मुझे वहीं रोकने को कहा। अगले साल चुनाव है रमन। मैंने कभी तुम्हारे मामले में दखल नहीं दिया, लेकिन यह मामला हमें ले डूबेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा सीएम सर, शुक्ला ने कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन कैसे? जर्नलिस्ट को जान से मारकर? मैंने वो गुस्से में कह दिया था, शुक्ला जी ने कहा। उनका बात करने का लहजा माफी भरा था। गुस्से में आदमी बहुत सी चीजें कर जाता है जिसकी उससे उम्मीद नहीं की जा रही थी। गुस्से में आकर लोग सरकार उलट देते हैं। मुझे पता चल जाता है कि किसी घोटाले की खबर में दम है या नहीं। इस खबर में दम है। आप ही बताएं मैं क्या करूं सर, शुक्ला जी ने कहा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इस्तीफा दे दो, सीएम ने कहा और उठ खड़े हुए। क्या? शुक्ला जी ने कहा। उनका चेहरा कुछ इस तरह सफेद पड़ गया जैसे उसे ब्लीच किया गया हो। यह कोई पर्सनल मामला नहीं है। इस्तीफा देकर अपनी नाक कटने से बचाओगे तो बाद में तुम्हें वापसी का भी मौका मिलेगा। नहीं तो? विधायक ने कुछ देर रुककर कहा। मुझे तुम्हें बर्खास्त करने को मजबूर मत करो शुक्ला, तुम मेरे दोस्त हो, मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन पार्टी दोस्ती से बढ़कर होती है। शुक्ला जी समझ गए कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। यदि तुम अभी इस्तीफा दे देते हो तो तुम्हें बाद में वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। इतना कहकर वे धीरे धीरे अपने चमचों के साथ बाहर निकल गए। बाहर प्रेस सीएम के बयान का इंतजार कर रही थी। मैं भी उनके पीछे पीछे गेट पर चला आया। मैं यहां एक रूटीन विजिट के सिलसिले में आया था, सीएम ने पत्रकारों से कहा। दिमनापुरा प्लांट घोटाले के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लगता है यह हमें बदनाम करने की साजिश है। हमारी पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर साफ रुख है। यदि हमारे किसी नेता पर आरोप भी लगता है तो हम उससे इस्तीफा ले लेते हैं। सीएम पत्रकारों को धकेलते हुए आगे बढ़े। तो क्या विधायक शुक्ला इस्तीफा देंगे? पत्रकारों में से एक ने जैसे तैसे करके सीएम के चेहरे से अपना माइक सटा दिया। यह फैसला तो उन्हें ही करना है। सीएम ने इशारे इशारे में बता दिया कि विधायक को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सीएम की कार चली गई। मैं सोचने लगा कि अब मेरे गंगा टेक का क्या होगा। मैं शुक्ला जी के कमरे में चला आया। हम उस अखबार के दफ्तर को तहस नहस कर देंगे, एक कार्यकर्ता ने शुक्ला जी से कहा। शुक्ला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें बताइए क्या करना है, सीएम सर ने क्या कहा, एक और चमचे ने पूछा। मुझे अकेला छोड़ दो, शुक्ला जी ने कहा। कार्यकर्ता समझ गए कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही सेकंड में वे तितर बितर हो गए। जल्द ही उनके बड़े से घर में केवल मैं और वे ही बचे रह गए थे। सर, मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? शुक्ला जी ने मेरी ओर देखा। उनकी चिर परिचित दबंगई अब नदारद हो चुकी थी। वे कुर्सी में आगे झुककर बैठे थे। उनकी कोहनियां कुर्सी के हैंडल पर टिकी थीं और चेहरा हथेलियों में छुपा हुआ था। मुख्यमंत्री भैंचोद है, उन्होंने कहा। मैं चुप रहा। जब उसको अपने चुनाव के लिए फंडिंग की जरूरत थी तो वो मेरे पास आता था। उसके सारे ऊटपटांग काम मैं करता था। पूरे राज्य में दारू बांटता था। अब वो मुझे ही ठिकाने लगा रहा है। आप हमेशा की तरह इन हालात का सफलता से सामना करेंगे शुक्ला जी। किसी को गंगा की सफाई से मतलब नहीं है। उस प्लान से सभी ने पैसा कमाया, तो फिर अकेला मैं ही इस्तीफा क्यों दूं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। मुझे जरा सी ग्लानि महसूस हुई। शायद राघव ने शुक्ला जी के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे हिसाब बराबर करना चाहता था, या शायद ये सब मेरी कल्पना थी। राघव किसी को भी एक्सपोज कर सकता था। तुम गंगा टेक को ढंग से चलाना, ओके? मैं नहीं चाहता कि यहां से कोई कीचड़ वहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा। ऑफ कोर्स सर, मैंने कहा। आप तो हमारे साथ ही हैं सर। हमने विकास की बड़ी योजनाएं बनाई हैं। वे लोग मुझे बंद कर देंगे, उन्होंने धीमे से कहा। राजनीति में इतने साल बिताने के बाद वे इतने समझदार तो हो ही गए थे कि आने वाली घटनाओं का पहले से अनुमान लगा सकें। क्या
मैंने हैरत से कहा, इस्तीफा देने के बाद मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। जीएपी घोटाले से अनेक विधायकों ने पैसा कमाया है। इससे पहले कि ये बात फैले, वे लोग मुझे जेल में बंद करवा देंगे ताकि ये दिखा सकें कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की है। आप विधायक हैं शुक्ला जी, पुलिस आपको छू भी नहीं सकती। यदि सीएम का हुक्म हो तो पुलिस मुझे बड़ी आसानी से छू सकती है। मुझे कुछ समय जेल में रहना होगा। अपने मेंटर के जेल जाने की बात सोचकर ही मैं बेचैन होने लगा। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें मैं अपना कह सकता था। शुक्ला जी उन्हीं में से एक थे। यहां रुको, शुक्ला जी ने कहा और उठ खड़े हुए। वे अपने बेडरूम में गए और चाबियों का एक गुच्छा लेकर लौटे। इसे रख लो, उन्होंने कहा। मेरा ऐसी चमक दमक की चीजों के साथ देखा जाना अच्छा नहीं होगा। मैंने चाबियां उठा लीं। वे ब्लैक मर्सिडीज की चाबियां थीं। आपकी नई कार? नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने चाबियां फिर से टेबल पर रख दी। मेरे लिए रख लो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं ट्रस्ट को भी कुछ पैसा दूंगा। कॉलेज में 4 चांद लगा देना। अकेले? मैं अकेले ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने भर्राए गले से कहा। आप तो मेरे घर पर भी नहीं आए। अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे भाई बंधु बाहर कैमरा लिए खड़े हैं। शुक्ला जी अगले 1 घंटे तक मुझे अपने अलग अलग बैंक खातों और धंधों के बारे में बताते रहे। उनके आदमी हर जगह बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वे किसी इमरजेंसी की स्थिति से बचने के लिए मुझे सब कुछ बताए दे रहे थे। गंगा टेक मेरा सबसे बेदाग बिजनेस है। एक दिन वही मेरी वापसी में मददगार साबित होगा। उन्होंने मेरे सामने अपना इस्तीफा लिखा और मुझे उसे लखनऊ फैक्स करने को कहा। ट्रांसमिशन शुरू होते ही फैक्स मशीन ने बीप किया। उसने हमारी ऐसी तैसी कर दी है ना? शुक्ला जी ने कहा। कौन? मैंने कहा, तुम्हारा दोस्त। उसने मुझे नौकरी से बाहर करवा दिया। उसने मुझे नौकरी से बाहर करवा दिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करूंगा, मैंने कसम खाते हुए कहा। अगली सुबह वाराणसी के हर अखबार ने दमनापुरा लैंड घोटाले की खबर अपने फ्रंट पेज पर लगाई। शुक्ला जी के इस्तीफे की खबर लोगों तक पहुंच चुकी थी। वे अब इस शहर के लिए विलन बन गए थे और उनका नया हीरो बन गया था राघव कश्यप। सभी उसके स्टूपिड पिंक पेपर की बहुत तारीफ कर रहे थे। लोकल टीवी चैनलों ने घोटाले को घंटों तक कवर किया। मैं अपने नए 14 इंच LCD टीवी पर चैनल बदलता रहा। एक चैनल पर राघव का इंटरव्यू देखकर मैं रुक गया। हमें घोटाले के लिए सभी जरूरी सबूत जुटाने के लिए 2 महीने तक चुपचाप काम करना पड़ा। सभी को पता था कि विधायक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। हमारी टीम ने यही किया, उसने जरूरी सबूत जुटा लिए, राघव ने आत्मसंतोष के साथ कहा। वो दुबला हो गया था। उसके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो शायद ठीक से सोया भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में चमक थी। आपकी टीम में कौन कौन है? रिपोर्टर ने उससे पूछा। हम रेवोल्यूशन 2020 नाम का एक छोटा सा अखबार निकालते हैं। उसमें मेरे सहित 4 लोग काम करते हैं। हमें ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हम में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। क्या कर गुजरने का जज्बा? बदलाव करने का, देश को बेहतर बनाने का। हम इसीलिए जी रहे हैं, राघव ने कहा। क्या यह सच है कि आपको लगता है वर्ष 2020 में भारत में एक क्रांति होगी? हाँ, लेकिन उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा और कुर्बानियां देनी होंगी। क्रांति का मकसद क्या होगा? एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सत्ता से ज्यादा सच, न्याय और समानता का सम्मान हो। ऐसे समाज ही सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जो समाज सत्ता की बुनियाद पर चलते हैं वे जानवरों की दुनिया की तरह होते हैं। जंगल के जानवरों पर यह नियम लागू होता है कि जो सबसे ताकतवर है वही सही है, लेकिन जानवर कभी तरक्की नहीं करते, इंसान करते हैं। मैंने टीवी बंद कर दी। मैं उसकी बकवास को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं शुक्ला जी के आदमी उसे सहन कर सकते थे। उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता नितेश ने मुझे सुबह फोन लगाया। तुमने क्या तोड़ दिया? मैंने उससे पूछा। उसका इकलौता कंप्यूटर अब टुकड़े टुकड़े हो चुका है। हमने हथौड़ों से उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी तोड़ डाली। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? हम रात को गए थे, हमने उसका ऑफिस तहस नहस कर दिया। हरामरादा, उसका काम अब खत्म। मैं काम के लिए तैयार हो गया। बाहर मर्सिडीज खड़ी थी। घर से ऑफिस केवल 300 गज के फासले पर था। इसके बावजूद मैं अपनी नई कार में बैठकर वहां जाना चाहता था।
मैंने राघव के बारे में सोचा। कल उसे इतनी तारीफ मिली, सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ था, लेकिन आज उसके पास केवल एक टूटा हुआ ऑफिस है और कुछ नहीं। उसके पास जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं था, और जैसे ही ये खबर पुरानी पड़ जाएगी, कोई भी उसके पेपर की परवाह नहीं करेगा। कहाँ चलना है सर? ड्राइवर ने कहा। ऑफिस, मैंने कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यदि मुझे राघव से कुछ कहना पड़े तो मैं क्या कहूंगा। मामूली आदमी सा नजर आने वाला भड्डर गोपाल मिश्रा, जिसे तुमने ये हिदायत दी थी कि तुम अगले साल फिर कोशिश कर सकते हो, आज एक मर्सिडीज कार में बैठा है, जबकि तुम्हारे पास केवल एक टूटी हुई प्रिंटिंग प्रेस है। और तुम्हें लगता है कि तुम हैंडसम हो, है ना? वेल, जल्द ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मेरी बाहों में होगी, वो जिसे तुमने मुझसे छीन लिया था। सर, ड्राइवर ने कहा। हम ऑफिस पहुंच गए। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ, चमड़े की कुर्सी में धंस गया और आंखें मूंद लीं। मैं कल्पना करने लगा कि जब मैं राघव को बताऊंगा कि आरती अब मेरी है, तो उसके चेहरे पर क्या भाव आएंगे। वो अद्भुत नजारा होगा। मैंने सब प्लान कर रखा था। मैं उसके ऑफिस में जाऊंगा, उसकी टेबल पर मर्सिडीज की चाबियां रखूंगा। मैंने ये भी सोच रखा था कि मैं उससे क्या कहूंगा। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी लूजर्स भी जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाते हैं, मैंने प्रैक्टिस करते हुए जोर से कहा। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं सोच पाया था कि आरती और मेरे बारे में उसे कैसे बताऊं। मैंने कुछ पंक्तियां आजमाने की कोशिश की। मेरे दोस्त, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब आरती मेरी है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मुझे लगा कि इस डायलॉग में मर्दानगी का एहसास कम है। आरती और मैं कपल हैं, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। मैंने कैजुअल डायलॉग बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिर हम उस वाक्य को इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं जिसे हम सालों से कहना चाहते हों। मैं चाहता था कि मेरे शब्द उसे बम के धमाके की तरह लगे, उसे ऐसा लगे जैसे उस पर किसी ने जानलेवा हथियार से हमला कर दिया हो। मैं उसे बता देना चाहता था कि उसके कारण मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने को कितना छोटा महसूस किया है। मैं चाहता था कि मेरी कार, मेरी कामयाबी को देखकर वो जल भुन जाए, उसे ये जानकर गहरी ठेस पहुंचे कि जिस लड़की को उसने मुझसे छीन लिया था, वो भी अब उसके साथ नहीं है। वास्तव में मैं उसे बिना कहे ही ये कह देना चाहता था, आई एम बेटर देन यू एसहोल। आरती के कॉल ने मेरे विचारों में खलल डाला। उन लोगों ने उसके ऑफिस को तहस नहस कर दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। अच्छा, मैंने अनजान बनने का अभिनय किया। अब रेवोल्यूशन 2020 नहीं छप सकता, प्रेस भी तोड़ दी गई है। मैंने अपनी डेस्क पर रखी फाइलों पर नजर दौड़ाई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो स्टूपिड अखबार छपता है या नहीं छपता है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? आरती ने कहा। विधायक शुक्ला को जेल जाना पड़ सकता है, मैंने कहा। उसे जेल जाना ही चाहिए, है ना? उसने जनता का पैसा चुरा कर लिया और नदी को गंदा कर दिया। तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ? मैंने झुंझलाते हुए आरती से कहा। क्या? इसमें किसी की तरफ होने वाली क्या बात है? उसने कहा। तुम मेरे साथ हो, मैंने कहा। क्या? उसने कहा। तुम मेरे साथ हो? हाँ, लेकिन क्या हमें राघव के सेटल हो जाने तक इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी सेटल हो पाएगा? वो चुप हो गई। मेरे घर आओ, मैंने कहा। तुम्हारे घर? उसने कहा। तुम मुझे फाइनली अपना नया घर दिखाओगे? हाँ। कल कैसा रहेगा? मेरी मॉम नाइट शिफ्ट है, 3 बजे तक काम पूरा हो जाएगा। मैं अपनी कार भिजवा दूंगा, मैंने कहा। मेरी एक नज़र टीवी पर थी और दूसरी पोछू पर जमी हुई थी। मैं अपनी मर्सिडीज के आने का इंतजार कर रहा था, जिसमें बैठकर आरती आ रही थी। दोपहर को हुई बारिश के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसी कारण कार को आने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा था। टीवी पर शुक्ला जी की गिरफ्तारी की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही रिहा हो जाऊंगा, उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा। उन्होंने लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए समय से पहले ही खुद को गिरफ्तार करवा दिया था। जेल जाने से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था। वे रिलैक्स नजर आ रहे थे। शायद उन्होंने अपनी पार्टी से कोई सौदा कर लिया था, या शायद उन्हें पता नहीं था कि पार्टी ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया है। जेल इतनी बुरी नहीं है। यदि मुझे इसके लिए पैसा चुकाना पड़े तो ये किसी होटल की तरह होगी, उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने काली कार को आते देखा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं दौड़कर बाहर पहुंच। कार से बाहर निकली आरती। वो अपने काम की यूनिफॉर्म यानी साड़ी में आई थी। वाह, तुम तो अब बंगले वाले हो गए हो, उसने कहा। ये मेरा नहीं, हमारा है।
मैं उससे कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा। उसने मुझे हग किया लेकिन वो गंभीर नजर आ रही थी। सब ठीक तो है? मैंने पूछा। राघव की खबर ने बहुत उथल पुथल मचा दी है, यहां तक कि मेरे परिवार पर भी इसका असर पड़ा है, उसने कहा। क्या हुआ? मैंने कहा। लेकिन ये क्या है, पहले भीतर तो आओ। वो भीतर आई। उसने गेस्ट रूम के नए कारपेट पर कदम रखा जो मैंने उसके लिए बिछाया था। उसने बड़ी सी टीवी, वेलवेट के सोफे और 8 सीटर वाली डाइनिंग टेबल देखी। एक पल को वो राघव के बारे में सब कुछ भूल गई। तुम्हारा कॉलेज इतना अच्छा चल रहा है, उसने कहा। उसकी आंखें फैल गई थीं। ये तो केवल शुरुआत है, मैंने कहा और उसे बाहों में भर लेने के लिए आगे बढ़ा। अगर तुम मेरा साथ दो तो देखना मैं इस कॉलेज को कहां से कहां ले जाऊंगा। 3 साल के भीतर मैं इसे यूनिवर्सिटी स्टेटस दिलवा दूंगा। तुम तो बड़े आदमी बन गए हो गोपाल, उसने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही पुराना गोपी हूं, मैंने कहा। फिर मैंने उसका माथा चूम लिया। मैं उसे घर दिखाने लगा। हम ऊपर गए और तीनों बेडरूम को देखा। मेरे रूम में एक किंग साइज्ड बेड था जिस पर 12 इंच मोटा मैट्रेस बिछा था। बेड के पास मैंने एक आराम कुर्सी रखी थी जो बाबा की आराम कुर्सी से मिलती जुलती थी। मैं उसे घर दिखाता रहा लेकिन वो चुप रही। मैं जब भी उसे कोई चीज दिखाता, जैसे मार्बल टाइल्स या स्प्लिट एयर कंडीशनर, वो हैरत से उसे देखती रहती। लेकिन शायद उसे मेरे घर से ज्यादा दिलचस्पी मेरे चेहरे पर झलक रहे उत्साह को देखने में थी। मैं बिस्तर पर पसर गया। वो आराम कुर्सी पर बैठ गई। हमने खिड़की की ओर देखा जिसके शीशों पर बारिश का पानी तड़ातड़ बसर रहा था। बारिश हो रही है, उसने उत्साह के साथ कहा। यह अच्छा शगुन है, तुम पहली बार हमारे घर आई और बारिश होने लगी, मैंने कहा। उसकी एक भौं तन गई। ये हमारा घर है, मेरा नहीं, ये मैंने हम दोनों के लिए बनाया है, मैंने कहा। शट अप, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तब तुम्हें नहीं पता था कि हम साथ साथ होंगे, उसने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं मुस्कुरा दिया। करेक्ट, लेकिन मैंने ये सब हम दोनों के लिए ही किया है, नहीं तो मुझे इतने बड़े घर की भला क्या जरूरत थी। तुम डायरेक्टर हो, डायरेक्टर होना कोई मजाक नहीं होता है, उसने कहा। तुम राघव के बारे में बात करना चाहती हो, मैंने कहा। मुझे लगा कि शायद उसे इसकी जरूरत थी। हमें उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा और एक साहसी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिला दिया। यहां आओ, मैंने बिस्तर पर थपकी देते हुए कहा। वो झिझकी, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसे आहिस्ते से खींच लिया। मैंने उसे किस किया और उसने भी बदले में मुझे किस किया। उसकी आंखें मुंदी हुई थीं। ये आवेशपूर्ण और कामुक चुंबन नहीं था, ये पवित्र और शुद्ध चुंबन था, अगर इस तरह का कोई चुंबन मुमकिन होता हो तो। खैर, हमने एक दूसरे को बहुत देर तक चूमा। हम एक दूसरे को इतने आहिस्ते से चूम रहे थे जितने आहिस्ते से खिड़की पर बारिश गिर रही थी। मैंने अपने गालों पर उसके आंसू महसूस किए। मैं रुक गया और उसके कंधों को थाम लिया। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आरती हमेशा ऐसा ही करती थी और मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता था। इससे मैं खुद को प्रोटेक्टिव महसूस करता था। क्या हुआ माय लव, मैंने उससे कहा। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत खुश हूं गोपाल, रियली, मैंने कहा। अपनी नहीं, हमारी कहो। उसने अपने आंसू निगलते हुए सिर हिला दिया। मैं हम दोनों के लिए खुश हूं और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने इन कीमती लम्हों को मुझे अपना घर दिखाने में ही गंवा दो। इट्स फाइन, मैंने कहा। तुमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, तुम इस सब के लायक हो, उसने कहा। तुम किस बारे में बात करना चाह रही थी, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा। मैं ठीक हूं, लड़कियां इमोशनल होती हैं, तुम जल्द ही मेरी ड्रामेबाजी के आदी हो जाओगे। मैं तुम्हारी इन ड्रामेबाजियों के लिए ही जी रहा हूं, मैंने कहा। वो मुस्कुरा दी। राघव कैसा है? उन लोगों ने उसका ऑफिस तहस नहस कर दिया है। पॉलिटिशियंस बहुत कमीने होते हैं। उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, थैंक गॉड, लेकिन कंप्यूटर और मशीनें टूट गई हैं। वो पेपर छापना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसे पैसा चाहिए, वो मुझसे कह सकता है। तुम जानते हो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तुम मुझसे भी पैसे नहीं लेगा। तो मैंने कहा, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तुम अभी भी मेरे साथ हो, मैंने कहा। गोपाल, मैंने कहा। क्या हुआ? नहीं तो आज मैं यहां तुम्हारे बेड पर नहीं बैठी होती, तुम ये जानते हो। ओके ओके, मैंने कहा। मैंने एक तकिया उठाया और उसकी आराम कुर्सी के हत्थे से टिककर बैठ गया। वो मेरे सामने थी। तुम्हें मुझसे इतने सारे सवाल पूछने बंद कर देने चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। या, मैंने कहा, उससे ब्रेकअप करना
खास तौर पर इस समय, और तुम चाहते हो कि उसे ये खबर तुम सुनाओ? मेरी जिंदगी इसी का नाम है आरती, मैंने कहा। मैं अगले ही हफ्ते राघव से मिलने का प्लान कर रहा था। हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, उसने कहा। जब मैं लगातार 2 साल तक अपनी एसएससी क्लियर नहीं कर पाया, तब तो कोई मेरे लिए सेंसिटिव नहीं था। जब बाबा की मौत हुई तब तो किसी ने कोई परवाह नहीं की। मुझे उन हालात से अकेले ही जूझना पड़ा। आरती, वो भी जिंदगी का मुकाबला करना सीख जाएगा। तुम लड़के लोग, तुम हमेशा इतने कॉम्पिटिटिव क्यों होते हो? उसने कहा। मैं? आज राघव मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है, मैं भला क्यों उससे कॉम्पीट करूंगा? फिर भी हम कुछ महीने वेट कर सकते हैं, उसने कहा। लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें किसी और की गर्लफ्रेंड की तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने कहा। मेरी आवाज तेज थी। रियली? उसने मेरे गाल पर थपकी देते हुए कहा। एक पल के लिए भी नहीं, मैंने कहा। मैंने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। हमने फिर किस किया। बारिश तेज हो गई थी और वो खिड़की पर लय के साथ बरस रही थी। हम एक दूसरे को चूमते रहे और स्वाभाविक रूप से मेरे हाथ उसके ब्लाउज में चले गए। मिस्टर डायरेक्टर, मुस्कुराते हुए वो बोली, मेरे ख्याल से आपने कहा था कि जब तक वो मेरी जिंदगी से बेदखल नहीं हो जाता तब तक आप ये सब नहीं करेंगे। क्या वो तुम्हारी जिंदगी से बेदखल नहीं हो चुका है? मैंने कहा। तकरीबन, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वेल, शायद इसके बाद वो पूरी तरह तुम्हारी जिंदगी से बेदखल हो जाएगा, मैंने कहा और उसके होठों को फिर चूम लिया। मैं उसे बेतरह चूम रहा था, ठीक वैसे ही जैसे खिड़की पर बारिश बेतरह गिर रही थी। हमने इस बार पिछली बार से ज्यादा चौकेपन के साथ अपने कपड़े उतारे। ये मेरे वर्कप्लेस के कपड़े हैं, प्लीज उन्हें ध्यान से रखना, उसने कहा। मैं उसकी साड़ी को फोल्ड करने की नाकाम कोशिश करने लगा। सर्दी के मौसम में हमारे नंगे बदन गर्म और खुशनुमा लग रहे थे। हम रजाई में सड़क गए और एक दूसरे को घंटों तक प्यार करते रहे। बारिश रुक रुक कर फिर शुरू होती रही। वो मेरे करीब आना चाहती थी, शायद इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि वो अब राघव से दूर हो जाना चाहती है। मैं भी उसे बता देना चाहता था कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैं उसके लिए बंगला, गाड़ी, कॉलेज सब कुछ छोड़ सकता था। इस बार जब उसने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया तब वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। फिर हमारी झपकी लग गई। शाम के 6 बज गए हैं, उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल देखते हुए कहा। 10 मिनट और, मैंने उसके कंधे से सटते हुए कहा। लेजी बॉयज, वेक अप, और मुझे भूख लग रही है। इतना बड़ा घर है और खाने को कुछ भी नहीं। मैं उठ बैठा। मेरा शरीर अब भी अलसाया हुआ था। मैंने कहा, खाना है ना, कुक ने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनाई थी, चलो नीचे चलते हैं। नातेम से जरेगम गर्म समोसे, जलेबियां, मसाला चीज टोस्ट और गर्म चाय तैयार थे। ये हेल्दी फूड नहीं है, आरती ने कहा। हम एक दूसरे के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हाँ, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो इनका कोई जवाब नहीं, मैंने कहा। मैंने लाइट चला दी क्योंकि शाम को घर आई थी। वो चुपचाप खाती रही। वो खाने के साथ ही उस सबको भी अपने भीतर आराम से उतारने की कोशिश कर रही थी जो अभी अभी हुआ था। मैं दोपहर के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन अपने आप को रोक लिया। लड़कियां इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, खासतौर पर तब जब उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की जाए। लेकिन यदि हम उन लम्हों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें तो भी वे अपसेट हो जाती हैं। क्वाइट वंडरफुल, मैंने कहा। समोसे, उसने कहा, हालांकि वो जानती थी कि मेरा इशारा किशोर है। नहीं, जलेबियां, मैंने कहा। उसने इस घुमावदार मिठाई का एक टुकड़ा मुझ पर फेंक मारा। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दोपहर थी। हमारी हंसी थमने के बाद मैंने कहा, सभी लड़के यही तो चाहते हैं, उसने कहा। मैं समझ गया कि अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस पर फिर से वही गिल्ट हावी हो जाएगी। हे, तुमने कहा था कि राघव के कारण तुम्हारी परिवार को भी दिक्कतें आ रही हैं, मैंने कहा। वेल, तुम जानती हो कि सीएम ने शुक्ला को हटा दिया है ना? उसने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है, जैसा कि वो कहता है। पार्टी ने उसे इस्तीफा देने को कहा था, उसने कहा। हाँ, मैं जानता हूं, मैंने कहा। उसने अपने लिए चाय का दूसरा प्याला तैयार किया। मैं कल्पना करने लगा कि मानो वो मेरे साथ इसी घर में रहती है। कैसा हो अगर हम सुबह उठें और बेड टी पिएं, या शायद बेड के बजाय टेरेस में चाय पीना ज्यादा बेहतर होगा, या लॉन में। मैं कल्पना करने लगा कि हम बांस की कुर्सियों पर बैठे हैं और घंटों तक बतिया रहे हैं। फिर मैं सोचने लगा कि वो गंगा टेक कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्टूडेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि वो अब तक की सबसे क्यूट स्टूडेंट प्रिंसिपल है, इसलिए स्टूडेंट्स उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा था कि वे ध्यान किधर है? उसने चम्मच पर अपने कप को बजाकर पूछा।
मैंने कहा, सॉरी, हाँ, पार्टी ने ही शुक्ला जी से इस्तीफा लिया है। तो अगले साल चुनाव के लिए पार्टी के पास कोई और स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, आरती ने कहा। उन्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, मैंने कहा। मैंने अपनी चाय पूरी की और टेबल पर खाली कप रख दिया। उसने मेरे कप में थोड़ी और चाय उड़ेल दी। मैं लगभग फिर से एक और ड्रीम सीक्वेंस में जा रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उसकी बात सुनने लगा। उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जीत सके। वो इस शहर को नहीं गंवा सकते। इस सीट से पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वे चाहते हैं कि डैड कैंडिडेट बने, आरती ने कहा। ओह, मैंने कहा। मैं पार्टी से आरती के दादाजी के कनेक्शन के बारे में भूल गया था। वे 30 साल तक लगातार इस सीट से जीतते रहे थे। हाँ, अब हमारे घर पर रोज दर्जनों नेता आते हैं और उनसे मिन्नतें करते हैं कि प्रधान जी प्लीज चुनाव लड़ने को राजी हो जाइए। वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते? आरती ने सिर हिला दिया। क्यों? मैंने कहा। उन्हें राजनीति पसंद नहीं है। फिर उनकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। घुटनों की तकलीफ के कारण वे ज्यादा देर तक चल या खड़े नहीं रह सकते। वे चुनाव प्रचार कैसे करेंगे और इतनी सारी रैलियों में कैसे बोलेंगे? सही है। नहीं, बात केवल इतनी ही नहीं है, आरती ने कहा। तुमने सबसे ऊटपटांग सुझाव तो अभी सुना ही नहीं। क्या? वेल, वे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, आरती ने कहा और जोर से हंस पड़ी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुनाया हो। लेकिन मुझे तो इसमें मजाक जैसा कुछ न लगा। हाँ, मैंने कहा, इस बारे में जरूर कुछ सोचा जा सकता है। पागल हो गए हो क्या? आरती ने कहा। मैं और राजनीति? हेलो, मैं तो समझती थी कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेरे घर वाले पहले ही मेरे पंखों को काटकर मुझे फ्लाइट अटेंडेंट से गेस्ट रिलेशंस बना चुके हैं और अब वे चाहते हैं कि मैं गांवों की सैर करूं और 70 साल के बूढ़ों के साथ दिन भर बैठी रहूं। ये पावर है आरती। इस देश में पावर की बहुत अहमियत है। मुझे पावर की परवाह नहीं है, ना ही मुझे उसकी जरूरत है। मैं खुश हूं। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी बात सच्ची लग रही थी। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? खुश रहूंगी। हमें कुछ मसले सुलझाने होंगे, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, उसने कहा। ऐसा लगा जैसे उसने ये बात मुझसे ज्यादा खुद से कही है। इसके कुछ ही समय बाद वो चली गई। उसके घर पर कुछ लोग आए थे, पार्टी के कुछ और रसूखदार लोग जो आरती से भी मिलना चाहते थे। मैं उसे घर छोड़ने गया ताकि मुझे उसके साथ थोड़ा और समय बिताने का मौका मिले। यहां से लौटते समय तुम अकेले रहोगे? मैंने कंधे उचका दिए। थैंक्स फॉर अ लवली डे, घर पहुंचने पर उसने कहा। माई प्लेजर, मैंने कहा। अब तुम्हें नेताओं के साथ भी डिनर करने का मौका मिलेगा? ओह प्लीज, इससे तो अच्छा होगा कि कोई मुझे गोली से उड़ा दे। हम दोनों कार से बाहर निकले। वो अपने घर की ओर जाने लगी। मैं गाड़ी के बोनट पर झुक गया। आर यू श्योर तुम विधायक नहीं बनना चाहती? पीछे से मैंने कहा। वो मेरी ओर मुड़ी। नो वे, उसने कहा। शायद मेरा हस्बैंड विधायक बन सकता है यदि वो चाहे तो। अपने घर में घुसने से पहले उसने मुझे आंख मारी। मैं वहीं खड़ा था। मुझे हैरानी हुई थी। क्या वो कुछ जताने की कोशिश कर रही थी? क्या वो चाहती है कि मैं विधायक बनूं? इससे भी खास बात यह कि क्या वो ये चाहती है कि मैं उसका हस्बैंड बनूं? आरती, तुमने क्या कहा? लेकिन तब तक वो भीतर जा चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि वाराणसी सेंट्रल जेल में प्राइवेट कमरे भी थे। मैं शुक्ला जी के सेल में उनसे मिलने गया। जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं उनके लिए फलों के 3 बॉक्स, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की 2 बोतलें और 1-1 किलो नमकीन काजू और बादाम ले गया था। सुरक्षा कारणों से मेरी जांच करने वाले पुलिस वाले ने मुझसे ये सारा सामान ले लिया और उसे शुक्ला जी तक पहुंचाने का वादा किया। मैंने सोचा था कि विधायक मुझसे वेटिंग एरिया में मिलेंगे, लेकिन मुझे सीधे उनके सेल तक जाने दिया गया। वे अपने कमरे में बैठे एक छोटी सी कलर टीवी पर कुछ देख रहे थे और स्ट्रॉ से कोला पी रहे थे। नॉट बैड, है ना? उन्होंने कहा। उन्होंने 15 बाई 10 फीट का अपना सेल दिखाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। उसमें एक बेड था जिस पर साफ चादरें बिछी थी। एक डेस्क और कुर्सी, क्लोजेट और टीवी भी थी। यकीनन ये कोई बुरी जेल नहीं थी। वो जेल से ज्यादा गवर्नमेंट गेस्ट हाउस लग रही थी। बहरहाल, शुक्ला जी के आलीशान बंगले से उसकी कोई तुलना नहीं थी। ये तो बहुत बुरा है, मैंने कहा। वे हंस पड़े। तुम्हें मुझसे पहले मिलना चाहिए था जब मैंने राजनीति शुरू की थी, उन्होंने कहा। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उन्होंने कहा। फिर यहां मुझे किसी बात की कमी नहीं है। तुम्हें ताजगंबा का खाना खाना है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। कार कैसी है? उन्होंने कहा। बेजोड़, मैंने कहा। कॉलेज, उन्होंने कहा। बढ़िया चल रहा है, हालांकि हमारी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा।
पैसों का बंदोबस्त तो मैं करवा दूंगा, शुक्ला जी ने कहा। कोई बात नहीं शुक्ला जी, अभी किसी बात की जल्दी नहीं है, मैंने कहा। उन्होंने टीवी बंद कर दी। ये सब तुम्हारे दोस्त का ही किया धरा है, उन्होंने कहा। वो मेरा दोस्त नहीं है, दूसरे अब उसका काम तमाम हो चुका है और आप जल्द ही वापसी करेंगे, मैंने कहा। अगली बार मुझे टिकट नहीं मिलने वाला, उन्होंने उदास मन से कहा। हाँ मैंने सुना, मैंने कहा। किससे? शुक्ला जी हैरान थे। आरती ने मुझे जो बताया था मैंने उन्हें बता दिया। हालांकि मैंने राघव से आरती के संबंधों के बारे में उन्हें नहीं बताया, ना ही हमारे आपसी रिश्तों के बारे में कुछ बताया। ओ, तुम उसे बहुत समय से जानते हो ना, उन्होंने कहा। स्कूल फ्रेंड, मैंने कहा। तो उसके पिता चुनाव नहीं लड़ेंगे? शुक्ला जी ने कहा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। और ना ही उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी, वो पॉलिटिक्स से नफरत करती है, तो शायद आपके पास अब भी एक मौका है, मैंने कहा। नहीं, अभी नहीं, शुक्ला जी ने मेरी बात खारिज करते हुए कहा। मुझे जेल से छूटने के बाद इंतजार करना होगा। तो क्या वे किसी और की तलाश करेंगे? डीएम प्रधान की फैमिली निश्चित ही जीत जाएगी, उन्होंने कहा। लोग उन्हें चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तो कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उस लड़की के कितने करीब हो? उनके इस तीखे सवाल ने मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं शुक्ला जी से कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मैं उन्हें आरती और मेरे रिश्तों के बारे में भी नहीं बताना चाहता था। मैं चुप रहा। तुम उसे पसंद करते हो? उन्होंने पूछा। छोड़िए शुक्ला जी, आप तो जानते ही हैं मेरा पूरा ध्यान अपने काम में लगा हुआ है, मैंने विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा। मैं काम की ही बात कर रहा हूं यूसली बॉय, शुक्ला जी ने कहा। क्या? मैंने कहा। मैं हैरान था कि जेल में होने के बावजूद शुक्ला जी की राजनीति में कितनी दिलचस्पी बरकरार थी। तुम मुझसे शादी कर लो। यदि वो टूटे घुटने वाला डीएम चुनाव लड़ नहीं सकता और उसकी बेटी चुनाव लड़ना नहीं चाहती, तो दामाद ही सही। क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने राजनीति में 25 साल बिता दिए हैं बच्चों। जाहिर है वे लोग क्या करेंगे, देखते जाओ। वे जल्द ही उनकी शादी कर देंगे। हाँ, उसके पेरेंट्स उस पर शादी के लिए दबाव तो बना रहे हैं। तुम मुझसे शादी कर लो, चुनाव लड़ी और जीतो। मैं चुप रहा। तुम्हें कुछ अंदाजा है, यदि तुम विधायक बन गए तो तुम्हारा गंगा टेक कहां से कहां पहुंच जाएगा? मैं भी देर सवेर राजनीति में लौट आऊंगा, शायद किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर। और यदि हम दोनों पावर में रहे तो हम इस शहर पर राज करेंगे, शायद इस राज्य पर भी। उसके दादाजी तो वैसे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैंने शादी के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, मैं झूठ बोल गया। सोचो मत, कर डालो। तुम्हें लगता है वो मुझसे शादी करेगी? उन्होंने पूछा। मैंने अपने कंधे उचका दिए। उसकी मां को अपनी कार और दौलत दिखाओ, दहेज की मांग मत करो। यदि बेटी राजी नहीं हुई तो मां तो राजी हो ही जाएगी। शुक्ला जी और मैं राजनीति? हाँ, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और एजुकेशनिस्ट, पावर, मनी और रिस्पेक्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तुम्हारे भाग्य में ही बड़ा आदमी बनना लिखा है। जिस दिन तुम मेरे ऑफिस में आए उसी दिन मैं ये समझ गया था, उन्होंने कहा। शुक्ला जी ने 2 गिलास में कुछ ब्लैक लेबल विस्की उड़ेली। उन्होंने गार्ड से कुछ मांगी। मैं चुप रहा। वे ड्रिंक तैयार करते रहे और मैं सोच में डूबा रहा। यकीनन भारत में पावर हमेशा अच्छी चीज ही होती है। कोई भी काम कराने के लिए पावर चाहिए। पावर का मतलब है कि लोग मुझे हंसते हंसते पैसे दे देंगे। मुझे अपना काम कराने के लिए उन्हें पैसे नहीं देने होंगे। यदि मेरे पास पावर हो तो गंगा टेक 10 गुना बड़ा संस्थान बन सकता था। फिर मैं आरती से तो वैसे भी प्यार करता ही था, मुझे उससे शादी करना ही थी, तो अभी क्यों नहीं? फिर उसने भी तो इस ओर इशारा किया था। मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैं अपने आप से जूझ रहा था। इट्स ओके गोपाल, तुम्हें जिंदगी में बड़े काम करने हैं। तुम AIIEE रैंक हासिल नहीं कर पाए, तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं कर पाए, इसका यह मतलब नहीं कि तुम जिंदगी में बड़े काम नहीं कर सकते। आखिरकार मैंने कॉलेज खोला था, मैं एक बड़े से घर में रहता था और मेरे पास महंगी कार थी। शुक्ला जी ने मुझे अपनी ड्रिंक थमा दी। मैं शादी के लिए तैयार हूं, मैंने कहा। बधाई हो दामाद जी, शुक्ला जी ने अपना गिलास उठाया। 11 बजी, मैंने कहा। मैंने आरती के होटल पर फोन लगाया था। एक टूरिस्ट उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसके रूम में पर्याप्त पानी नहीं था। आरती ने मुझे होल्ड पर रखा जबकि उसका गेस्ट उसे कोसे जा रहा था। मैं बाद में लगाता हूं, मैंने कहा। इट्स फाइन, हाउसकीपिंग वाले उनकी प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। मेरे तो कान बजने लगे हैं, आरती ने शोरगुल से तंग आकर कहा। एक दिन तुम्हारा अपना कॉलेज होगा, तब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं होगी। इट्स ओके गोपाल, मुझे अपना काम पसंद है, बस कभी कभी हमारा सामना अजीबो गरीब लोगों से हो जाता है। खैर, क्या चल रहा है? डिनर कैसा रहा?
बोरिंग। जब लगातार 5वीं बार मुझे बताया गया कि पार्टी के लिए प्रधान परिवार को क्या करना चाहिए, तो मुझे तो टेबल पर ही झपकी आ गई। टिकट वाले मामले में कोई नतीजा निकला? ये राजनीति है डायरेक्टर साहब, इसमें चीजें इतनी जल्दी तय नहीं होती। वैसे भी चुनाव अगले साल हैं। बाय कहते समय तुमने कुछ कहा था, मैंने कहा। मैं लगभग उसकी मुस्कुराहट सुन सकता था। क्या मैंने कुछ कहा था? उसने कहा, तुम्हारे हस्बैंड के विधायक बनने के बारे में कुछ? हो सकता है, क्यों? उसने कहा। उसकी आवाज में बच्चों सा चुलबुलापन था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैंने कहा। हस्बैंड की पोस्ट के लिए या एमएलए की पोस्ट के लिए? उसने कहा। पता नहीं, जिसकी वेटिंग लिस्ट ज्यादा छोटी हो उसके लिए, मैंने कहा। वो हंस पड़ी। हस्बैंड वाली पोस्ट के लिए तो क्यू जरा लंबी है, उसने कहा। मुझे क्यू अप करना आता है, मैंने कहा। हाँ वो तो है, उसने कहा। ओके, बाद में बात करूं, एक और टूरिस्ट गेस्ट आया है। मैं जल्द ही राघव से मिलने जाऊंगा। मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया है, उसने कहा। उसने मेरे राघव से मिलने का विरोध नहीं किया, मैंने इसे उसकी रजामंदी मान लिया। जानबूझकर? हाँ, हमारी कुछ कहा सुनी हुई थी। नॉर्मली सुलह के लिए मैं पहल करती हूं, लेकिन इस बार मैंने कोशिश नहीं की। गुड, मैंने कहा। तो तुम्हारे नए टूरिस्ट क्या कह रहे हैं? एक जापानी टूरिस्ट है, लेकिन जापानी लोग विनम्र होते हैं। वो तब तक इंतजार करती रहेगी जब तक कि मैं अपनी बात नहीं पूरी कर लेती। उसे कह दो कि तुम फोन पर अपने हस्बैंड से बतिया रही हो। शट अप, बाय। बाय, मैंने कहा और फोन को खिसकर ले लिया। फिर मैंने अपनी डेस्क में रखा कैलेंडर खोला और अगले शुक्रवार को मार्क कर दिया। इसी दिन मुझे राघव से मिलना था। मैंने अपनी गर्दन, कैखौरियों और दोनों कलाइयों पर गुच्ची परफ्यूम को 5 बार स्प्रे किया। मैंने इस मौके के लिए एक नया ब्लैक शर्ट और एक कस्टम मेड सूट पहना था। फिर मैंने रे बैन के सनग्लासेस पहन लिए और आईने में अपनी सूरत देखी। सनग्लासेस गैर जरूरी नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उतारकर अपने शर्ट की जेब में रख लिया। मैंने शुक्रवार को छुट्टी ली थी। डीन सर मुझे फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स की एक एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाकर बोर करने वाले थे। वैसे भी मुझे बाहर जाने के लिए किसी बहाने की दरकार थी। ऑल द बेस्ट। कोशिश करना कि उसे हर्ट नहीं करो। आरती ने मुझे ये मैसेज किया था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करूंगा। वो अपनी ओर से राघव को यह मैसेज कर चुकी थी कि हमें बात करनी चाहिए, जिस पर राघव ने यह जवाब दिया था कि बातें करने के लिए यह ठीक समय नहीं है। यह ठीक वैसा ही व्यवहार था जिसके कारण वो पहले से ही राघव से नाराज थी। मैं अपने ड्राइवर से नरिंदर रोड चलने को कहा, जहां राघव का वर्क प्लेस था। ऑटो रिपेयर शॉप्स की भीड़ में रेवोल्यूशन 2020 के ऑफिस को बड़ी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। राघव ने एक गैरेज रेंट पर ले रखा था। ऑफिस में 3 एरियाज थे। भीतर प्रिंटिंग प्रेस थी, बीच में उसका क्यूबिकल था और एंट्रेंस पर स्टाफ और विजिटर्स के लिए एक कॉमन एरिया था। मे आई हेल्प यू? एक टीनेजर लड़के ने मुझसे पूछा। मैं राघव से मिलने आया हूं। वो कुछ लोगों के साथ हैं, लड़के ने कहा। क्या काम है? मैंने गैरेज के भीतर झांक कर देखा। राघव के ऑफिस में एक ग्लास पार्टीशन भी था। वो अपनी डेस्क पर बैठा था। उसके सामने पगड़ी बांधे एक देहाती और एक दुबला पतला सा लड़का बैठा था। दोनों बाप बेटे गरीब बेसहारा नजर आ रहे थे। राघव दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी कोहनियां डेस्क पर टिकी थीं। इट्स पर्सनल, मैंने उस टीनेजर लड़के से कहा। क्या उन्हें आपके आने के बारे में पता है? नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। तभी राघव ने मुझे देख लिया और वो अपने कैबिन से बाहर निकल आया। गोपाल, राघव ने कहा। वो हैरान नजर आ रहा था। अगर वो मुझसे अपसेट भी था तो उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। राघव ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर उसके अखबार का लोगो था। नीचे उसने एक पुरानी सी जीन्स पहन रखी थी। वो मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसे देखकर इसका अंदाजा लगा पाना कठिन था। क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा। क्या हुआ, तुम्हें एमएलए शुक्ला ने भेजा? नहीं, अब एक्चुअली पर्सनल बात है। तुम मुझे 10 मिनट का समय दे सकते हो? मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। आई एम रियली सॉरी, बट ये लोग मुझसे मिलने के लिए 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। उनके साथ बड़ा बुरा हुआ है। मैं गया और ये आया।